अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, आज की ये जो कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग और एक सच्ची कहानी है। इससे पहले हम आसिफ शाह साहब की ये कहानी आप लोगों के सामने बयान करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कहानी के शुरू होने से पहले पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे छोटे से थे और मेरा ख्याल है कि पेशावर में किसी इलाके में जब हम रहा करते थे तो बहुत सारी स्ट्रेंज बातें थीं जो मैं अपने फादर के अंदर महसूस किया करता था। खैर, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारी चीज़ें थीं जो हमारे जहन के अंदर मौजूद थीं। कुछ सवालात ऐसे थे जिनको पूछने की हिम्मत हमारे अंदर मौजूद थी, जबकि बहुत सारे सवालात ऐसे थे जिनको पूछने का हमारे अंदर हौसला नहीं था। अच्छी बात यह थी कि जब मेरे फादर का इंतकाल होने वाला था तो उससे पहले बहुत सारी इस तरह की बातें थीं, बहुत सारे इस तरह के मामलात थे जो ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे भाइयों और मेरी बहनों को जब पता चले तो उसके बाद से जो हमारी ज़िंदगी थी इसका रुख मुकम्मल तौर पे बदल के रह गया। जैसे कि एक किस्सा मेरे फादर ने इस दुनिया से रुखसत होने से पहले हमें सुनाया, और वो किस्सा इनके परदादा का किस्सा था। यानी कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे तब मेरे अब्बू के जो परदादा थे वो अमृतसर में रहा करते थे। बताया जाता है कि जो परदादा थे वो अमृतसर की एक मस्जिद के इमाम थे, और कहा जाता था कि जब भी रमज़ान आने वाले होते थे तो रमज़ान से पहले जब शबरात का महीना हुआ करता था तो शबरात की जो आखिरी जुमेरात थी उस जुमेरात को परदादा तमाम लोगों के लिए, ख़ास तौर पे एक बच्चे के लिए खाने का इंतज़ाम किया करते थे। तमाम लोगों को एक तरफ खाना दिया जाता था और जब वो बच्चा यहाँ पे आता तो उसको अलग कमरे में बिठा के बहुत ज़्यादा खाना पेश किया जाता। यानी जितना वो सारे लोग मिलके खाना खाया करते थे उन तमाम लोगों के खाने के बराबर ये बच्चा अकेला खा लिया करता था। बार बार इसके सामने तसले भर भर के खाना रखा जाता और वो माशाल्लाह सारा का सारा खाने के बाद मगरिब होने से कुछ देर पहले यहाँ से वापस रवाना हो जाता। अजीब बात ये थी कि हर साल जुमेरात को, यानी कि जो शब बारात की आखिरी जुमेरात थी, उस जुमेरात को वो बच्चा पाबंदी के साथ आया करता था। और अजीब बात यह भी थी कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो वक्त के साथ साथ जैसे इंसान ग्रो करता है, उसका कद बढ़ता है, उसका वज़न बढ़ता है, तो वैसे हमारा कद, हमारा वज़न बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन वो बच्चा जो कि साल में एक दफ़ा खाना खाने के लिए या लंगर में शिरकत करने के लिए यहाँ पे आया करता था, ना ही उसका कद बढ़ रहा था, ना ही उसके जिस्म में किसी भी किस्म का फ़र्क पड़ रहा था। हो सकता है कि उस बच्चे को कोई बीमारी हो, कोई मसला हो जिसकी वजह से ना ही उसका कद बढ़ता हो और ना ही उसके जिस्म में किसी भी किस्म का इजाफा नज़र आता हो। ये बहुत सारे सवालात थे जो मेरे फादर के जहन में मौजूद थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने परदादा से इन सवालात को पूछ पाते या इसके बारे में किसी भी किस्म की मालूमात हासिल कर पाते। खैर, इसी तरह जब हमारे अब्बू के परदादा का इंतकाल हुआ तो फिर उनके बेटे ने, और फिर उनके बेटे ने यानी हमारे दादा ने ये सारा का सारा जो काम था वो करना शुरू कर दिया। एक रस्म थी, एक रीत थी जो सालों से, सदियों से चली आ रही थी कि हर शब बारात में आखिरी जुमेरात को लोगों को लंगर खिलाया जाता था। और वो जो बच्चा था वैसे ही सालों से या अशरों से यहाँ पे आ रहा था, लेकिन ना ही उसका कद बढ़ रहा था, ना ही उसमें कोई तब्दीली आ रही थी। और जैसे कि लोग इस दुनिया में आते चले गए, जाते चले गए, लेकिन वो था कि वो बराबर हर साल वैसे ही उसी हुलिये में ना सिर्फ आया करता था बल्कि वैसे ही कसरत के साथ खाना खाता और मगरिब होने से पहले पहले यहाँ से रवाना हो जाता। खैर, बात यह है कि जब मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका तो उसके बाद जब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम सारे के सारे बहन भाई, इवन कि मेरी खाला भी हमारे घर में मौजूद थे और इस तरह के किस्से, कहानियाँ एक दूसरे के साथ डिस्कस किए जा रहे थे, तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी, उस बच्चे के बारे में बताएं कि आखिर वो कौन बच्चा था या कौन बच्चा है और वो कहाँ से और क्यों कर आया करता था। खैर, पहले तो मेरा सवाल सुनने के बाद अम्मी खामोश रहीं, लेकिन कुछ देर के बाद जब हम लोगों ने दोबारा से इसरार किया
और जब हमने दोबारा से उनसे पूछा तो वो कहने लगी कि आज ये जो भी राज है मैं तुम्हें बताए देती हूँ, लेकिन तुम कोशिश करना ये वाक़या किसी और के साथ शेयर हरगिज़ ना करो। उन्होंने बताया कि कहा जाता है कि जो भी बच्चा था जो कि हमारे परदादा, फिर दादा, फिर अब्बू और फिर शायद हमारे भाई के सामने हर साल हाज़िरी दिया करता है या हाज़िरी दिया करता था, ये किसी भी तरह इंसान का बच्चा नहीं था। कहा जाता है कि ये एक जिन था जो कि हर साल यानी कि शब बारात की आखिरी जुमेरात को हमारे पास यहाँ पे लंगर खाने आया करता था। ये बात हमारे अब्बू के परदादा को, फिर उनके दादा को और फिर उनके अब्बू को और आखिर में हमारे अब्बू को भी ना सिर्फ मालूम थी, बल्कि जैसे जैसे ये लोग दुनिया से रुखसत होने वाले थे तो जाते जाते ये अपने बच्चों को बता के जाया करते थे कि हर शब बारात में यानी हर साल जब शब बारात आती है तो उसकी आखिरी जुमेरात को इसी तरह लंगर करना है, इसी तरह दो हिस्सों में लोगों को खाना खिलाना है। एक हिस्से में बाकी सारे के सारे लोग खाना खाएंगे, जबकि जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पे वो बच्चा खुद ही आएगा, आने के बाद यहाँ पे खाना खाएगा और खाना खाने के बाद यहाँ से रुखसत हो जाएगा। लेकिन ना ही आपको उस बच्चे से कोई सवाल करना है, ना ही उसके बारे में कोई मालूमात लेनी है और ना ही कोशिश करनी है कि इस बारे में किसी को पता चल सके। मुझे यकीन है कि जो भी वाक़या था या जो कुछ हमारे साथ हो रहा था या हो रहा है या आप लोगों को हो सकता है स्ट्रेंज ना लगे, लेकिन आप यकीन करें आज भी हमारे ख़ानदान में ये बातें की जाती हैं कि हमारा एक भाई जो कि अब भी पंजाब के एक ज़िले के अंदर रहा करता है, वो बच्चा हर साल शब बारात की आखिरी जुमेरात में हमारे भाई के घर में ना सिर्फ आया करता है बल्कि आने के बाद वैसे ही बिहेव करता है, वैसे ही उसकी शक्ल होती है, वैसे ही उसका हुलिया हुआ करता है और वो मगरिब से कुछ देर पहले वापस अपने नामालूम घर की तरफ रवाना हो जाया करता है। ये स्टोरी तनवीर साहब ने शकरगढ़ से शेयर की है। ये बताते हैं कि पिछले तकरीबन 40 सालों के दरमियान इनकी जो फैमिली है वो ना सिर्फ शकरगढ़ में मौजूद है बल्कि तकरीबन उस इलाके में, उस एरिए में या उसके सराउंडेड जो भी गांव वगैरह मौजूद हैं, तमाम के तमाम लोग इनके फादर को जाना करते हैं। खैर ये जो किस्सा ये शेयर करना चाहते हैं, ये बताते हैं कि शुरू में यानी 1984 जून के अंदर जब ये लोग शकरगढ़ आए थे तो शकरगढ़ के अंदर ही एक गांव मौजूद था। ये शुरू में वहाँ पे आबाद हुए थे। अब अगर आप उस दौर की बात करें यानी अब से तकरीबन 40 साल पहले जब इनकी फैमिली उस एरिए में, उस गांव में आई थी, तो उस गांव की जो आबादी थी वो ना होने के बराबर थी। इक्का दुक्का घर मौजूद थे और उसके आगे का जो एरिया था मुकम्मल तौर पे सुनसान था। ये बताते हैं कि उस दौर में हमारे गांव के करीब यानी अतराफ में बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ या इस तरह के जंगलात मौजूद थे और अगर आप उससे कुछ मज़ीद आगे बढ़ें तो एक रोड था जो सीधा शहर की तरफ जाया करता था। अब मेरे फादर ने जैसे तैसे करके यानी जो भी पैसे वगैरह जोड़ के जब ये घर ख़रीदा जो कि ग्राउंड+1 पे मुश्तमिल था, तो शुरू में हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि जाहिर सी बात है जिस बैकग्राउंड से या जिन मुश्किलात से हमने ये घर हासिल किया था, ये हमें पता था कि हमारे लिए किसी भी नेमत से कम नहीं है। अब अगर हमारे घर की बात की जाए तो जो हमारे घर का एरिया था वो कुछ इस तरह से था कि जैसे ही आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो एंटर होने के बाद एक बड़ा सा सहनुमा एरिया मौजूद था जिसे आप आंगन भी कह सकते हैं। उसके बाद 3 कमरे मौजूद थे और उसकी बैक साइड से जो स्टेयर्स थीं वो ऊपर की तरफ जाया करती थीं। अगर आप फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो उस फर्स्ट फ्लोर पे उस दौर में भी 2 कमरे हुआ करते थे। अब क्योंकि जो हमारी फैमिली थी वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, यानी कि मैं था, मेरी बहन थी, मेरे माँ बाप थे और उस दौर में हमारे दादा भी ज़िंदा हुआ करते थे। अक्सर ऐसा होता था कि असर के टाइम में यानी असर की नमाज के बाद मेरी जो मदर थी वो दीगर गांव की औरतों की तरह खाना बनाना शुरू करती और खाना बनाते बनाते अक्सर मगरिब की अजान हो जाया करती थी। अब जब मगरिब की अजान हुआ करती थी तो अक्सर मेरे बाबा मुझे अपने साथ लेके नमाज़ पढ़ने जाते थे और नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग कुछ देर के लिए मस्जिद में ही बैठा करते थे और वहाँ पे दर्स व तदरीस का अमल हुआ करता था। अक्सर ऐसा होता था कि जब हम वहाँ से वापस निकलते तो वापस आते आते अंधेरा हो जाया करता था। तो वैसे ही एक रात थी,
और मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद जुमेरात की रात थी और हल्की हल्की सी सर्दियाँ होना शुरू हो चुकी थी। अब हमारा जो गांव था, उस गांव के अंदर नवंबर से ही या दिसंबर के शुरू से धुंध पड़ना शुरू हो जाती थी। जब हम लोग मगरिब की अजान के वक्त अपने घर से निकले तो वैसे ही मेरी मदर रोटियां बना रही थी और हमारा ये ख्याल था कि 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग वापस आ जाएंगे और वापस आने के बाद अपने घर वालों के साथ खाना खाएंगे। खैर इत्तफाक से जब हम मस्जिद में गए तो मस्जिद में एक इमाम साहब आए हुए थे। आप कह सकते हैं कि छोटी सी महफिल मिलाद थी जो वहाँ पे जारी थी। तो यूजुअली हम लोग 1 घंटे में आ जाया करते थे। अब क्योंकि वहाँ पे मिलाद चल रहा था तो हमारा ये ख्याल था कि आज वापस जाने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। मेरी मदर बताती हैं कि जब वो घर के अंदर मौजूद थी, यानी मगरिब की नमाज के टाइम पे जब वो रोटियां बना रही थी, उनको मुसलसल एहसास हो रहा था जैसे जो छत है, यानी पीछे की तरफ से जहाँ पे सीढ़ियाँ मौजूद हैं, वहाँ से गुजरने के बाद जो छत आया करती है जहाँ पे 2 कमरे हैं, उस छत पे कुछ अजीब सी मूवमेंट महसूस हो रही है। कभी ऐसा लगता है कि छत पे कोई मौजूद है जो मुसलसल वॉक कर रहा है, कभी ऐसा लगता है कि छत पे किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पलंग को जोर से खींचा जा रहा है। गर्ज की कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें थीं जो तकरीबन 45 मिनट से मुसलसल आ रही थीं। अब शुरू में मेरी माँ का यही ख्याल था, क्योंकि वो गांव की सादी सी औरत थी, हो सकता है जो आवाज़ें ये बाहर पीछे की तरफ से, यानी जहाँ पे खाली एरिया है, उस तरफ से आ रही हो, और हो सकता है वहाँ पे कोई किसान वगैरह मौजूद हो जो कोई तोड़ फोड़ कर रहा हो या अपने किसी सामान को मुसलसल खींच रहा हो। अम्मी बताती हैं कि जब मगरिब की अजान के बाद आधा घंटा गुजर चुका था और मुसलसल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे छत पे कोई मौजूद है, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो पीछे का रास्ता था इस तरफ बढ़ना शुरू किया। अम्मी बताती हैं कि जैसे ही मैंने पीछे की तरफ से, यानी जहाँ पे आंगन था, उसकी बैक साइड से सीढ़ियों पे चढ़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी के हंसने की या खिलखिला के हंसने की आवाज़ आई है। शायद कोई है जो छत पे मौजूद है और उसको पता चल चुका है क्योंकि मैं ऊपर आ रही हूँ, तो मेरा इस्तकबाल एक हंसी की सूरत में किया जा रहा है। अब जैसे जैसे मैं सीढ़ियों से घूमती हुई बिलाखिर उस जगह पे पहुंची जहाँ पे छत या 2 कमरे मौजूद थे, तो मुझे इस अंधेरे में वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था कि ये जो छत है इसके बिल्कुल आखिर में शायद कोई औरत मौजूद है, और ऐसा लग रहा था जैसे उसने टिपिकल गाँव के कपड़े पहन रखे हैं। और अजीब बात यह थी कि उसके जो कपड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे ग्रे कलर के कपड़े हैं और उसने कुछ अजीब तरीके से अपने बालों को ढांप रखा है। उसका जो चेहरा था वो सामने की तरफ था, जबकि जहाँ पे मेरी अम्मी खड़ी हुई थी उसकी बैक साइड को देखा जा सकता था। अम्मी बताती कि जैसे ही मैंने उस छत के कोने पे उस औरत को देखा तो मैंने अनजाने में या जानते हुए एक आवाज़ में सख्ती के साथ उससे पूछा कि बीबी तू कौन है और इतनी रात में हमारे घर पे, हमारी छत पे क्या कर रही है। जब मैंने उस तरह से इस औरत से पूछा तो बजाय इसके कि वो औरत मेरी बात का जवाब देती, उसने मेरी बात को या मेरे सवाल को मुसलसल नज़रअंदाज किया। अब हमारी माँ भी, क्योंकि पुरानी औरत थी, गांव की औरत थी, बहुत बहादुर थी, तो अब तक इनको अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे जो औरत खड़ी हुई है वो बिलाखिर कौन है। जब उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया तो मेरी अम्मी ने दोबारा से उस औरत से पूछा कि तू कौन है और इतनी रात में हमारे घर में कैसे आई है। इसी दौरानिए में मेरी मदर बताती हैं कि जब मैंने दोबारा से उससे पूछा तो ये जो औरत थी ये एकदम से पलटी। अब जब ये औरत पलटी तो एक अजीब बात ये थी कि ये जो औरत थी जब ये पलटी थी तो इसका जिस्म या इसके कपड़े ज़रा से भी मूव नहीं हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत की सिर्फ गर्दन मुड़ी है और इस औरत ने अपनी गर्दन को मोड़ के मेरी माँ की तरफ देखना शुरू कर दिया है। हैरान कुन बात यह थी कि मेरी अम्मी बताती हैं जैसे ही उस औरत ने अपनी गर्दन को मोड़ा, और वो भी इस कदर मोड़ा कि किसी भी तरह किसी इंसान के बस में अपनी गर्दन को मोड़ना मुमकिन नहीं होता, तो उसका जो चेहरा था ऐसा लगा जैसे उसका जो चेहरा है उसके चेहरे पे जगह जगह बहुत सारे ज़ख्म मौजूद हैं। कुछ अजीब से तरीके से उसकी जो आंखें हैं वो सफ़ेद हो चुकी हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि सफ़ेद कलर का जो रंग है वो बह रहा है। ये कुछ अजीब सी शुआएं थीं जो उसकी आंखों से मुसलसल निकल रही थीं। एक अजीब सा उसका माथा था और ऐसा लग रहा था उसके माथे पे एक बहुत बड़ा सा कट लगा हुआ है। इसी दौरानिए में जबकि मेरी अम्मी उस औरत को या उसके चेहरे को, उसके वजूद को समझना चाह रही थी, एकदम से उस औरत ने
आगे बढ़ना शुरू किया। हैरान कुन बात यह थी कि वैसे ही वो जो औरत थी, ना ही उसके कपड़े हिल रहे थे, ना ही उसके पाँव चल रहे थे। बस ऐसा लग रहा था जैसे अब वो हवा में फ्लोट करती हुई या उड़ती हुई मेरी माँ की तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी है। उसके जिस्म का जो बाकी हिस्सा था वो मुसलसल अपोजिट डायरेक्शन में था, जबकि सिर्फ उसकी जो गर्दन थी वो मुड़ी हुई थी। अम्मी बताती है कि जैसे ही मैंने ये मंजर देखा तो मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो भी औरत है कम से कम इंसान नहीं लगती। खैर फ़ौरन से मेरी अम्मी मुड़ी और उन्होंने मुड़ते ही जो भी कुरानी आयत आती थी उनकी तिलावत करना शुरू की, और जैसे तैसे करते सीढ़ियों से घूमती हुई बिला आखिर नीचे आ गईं। इत्तफाक ये हुआ कि जैसे ही मेरी मदर नीचे आई तो वो दरवाजे से बाहर की तरफ भागी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं और मेरे फादर सामने से यानी मस्जिद से वापस आ रहे थे, और जब हम दोनों ने अपनी माँ को इस तरह से भागते हुए देखा तो ख़ास तौर पे मैंने अपनी अम्मी की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब जैसे ही मैं अपनी अम्मी के पास पहुंचा तो तब कहीं जाके उनके औसान बहाल हुए। 3-4 मिनट के रेस्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारी छत पे एक औरत मौजूद है जिसका बहुत ही खौफनाक या बहुत ही भयानक चेहरा है, और अजीब बात यह है कि वो हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। खैर, जब मैं, मेरे फादर, मेरी माँ, हम तीनों दोबारा से घर के अंदर एंटर हुए और जैसे ही हम लोगों ने सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया तो एकदम से हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर से कुछ अजीब तरह की बदबू आना शुरू हो चुकी है। कुछ अजीब सी गोश्त के जलने की सी स्मेल थी। ऐसा लग रहा था जैसे गोश्त जल रहा है या कोई बॉडी सड़ रही है। बहरहाल जब हम तीनों ऊपर पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद हमने देखा कि छत पे कोई भी मौजूद नहीं था। खैर, वहां से जब हम लोग नीचे आए तो नीचे आने के बाद मेरे बाबा ने सूरह बकरा की न सिर्फ तिलावत की बल्कि उस पे पानी पे दम करने के बाद इस पानी को पूरे घर के चारों अतराफ में या चारों दीवारों में छिड़कना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके जब ये रात गुजरी और अगले दिन जब मेरे बाबा की इमाम साहब से मुलाकात हुई तो बाबा ने इमाम साहब से इस वाक़ये का जिक्र किया। इमाम साहब ने जब ये वाक़या सुना तो ये वाक़या सुनने के बाद उनका कहना था कि हो सकता है कि आपकी बीवी ने यानी मेरी मदर ने जो कुछ देखा है वो कोई छलावा हो, या फिर हो सकता है कोई चुड़ैल हो जो इनको छत पे नज़र आ गई हो। खैर, उन्होंने कुछ वज़ाइफ वगैरह बताए, कुछ तावीज़ात दिए और ये कहा कि ये जो तावीज़ात हैं इनको अपने घर में ख़ास तौर पे जहाँ पे दरवाज़ा मौजूद है वहाँ पे टांग दें। अब जब हम लोग तावीज़ात लेके घर पे आए और हमने जहाँ जहाँ पे इमाम साहब ने कहा था वहाँ पे वो तावीज़ात टांग दी है तो उसके बाद 1-2 दिन तो खैरियत से गुजरे, लेकिन उसके बाद से अक्सर ऐसा होता कि जैसे ही रात के 10 या 11 बजे का टाइम होता तो आमतौर पे उस दौर में गांव के जो भी लोग थे वो 9-9:30 बजे तक सो जाया करते थे। बहरहाल रात के 10-10:30 बजे यानी कि लेट नाइट अक्सर ऐसा होता कि किसी औरत के रोने की, कराहने की या कभी कभी चीखने की आवाज़ें आया करतीं। हैरान कुन बात ये थी कि ये जो भी आवाज़ें आया करती थीं कभी ऐसा लगता था कि हमारे घर के एग्जैक्टली बैक साइड से आ रही हैं, कभी ऐसा लगता था कि फ्रंट साइड की तरफ से आ रही हैं, और कभी कभी तो ये महसूस होता था कि ये जो भी आवाज़ें हैं ये मुसलसल छत की तरफ से आ रही हैं। अब इमाम साहब मुसलसल हमें जैसे जैसे गाइड कर रहे थे वैसे वैसे हम लोग करते चले जा रहे थे, और हमारा ये ख्याल था कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये जो भी मसला है वो हल हो जाएगा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जैसे जैसे हमने ये वज़ाइफ पढ़ना शुरू किए तो वो औरत या वो चुड़ैल जो भी मखलूक थी वो ना सिर्फ हमें नज़र आना बंद हो गई बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी जो भी आवाज़ें थीं वो आना ख़त्म हो चुकी थीं। कहा जाता है कि उसके बाद भी ये जो हमारे गांव वाला एरिया था यानी इधर से निकल के जो जंगल नुमा एरिया आया करता था उस एरिया पे रात के औकात में अक्सर लोगों ने एक औरत को जिसका हुलिया हूबहू ऐसा ही होता है ना सिर्फ टहलते हुए देखा है बल्कि अक्सर ऐसा लगता है कि वो हवा में फ्लोट कर रही है।